नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइका जावेद। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपकी चैनल पे आपका। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट से और खासकर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के नाम पे कई प्रोपेगेंडे चलाते हैं। सच मैं आए दिन बोलती रहती हूँ। तो हमारे साथ कश्मीर से आज जुड़ चुके हैं हमारे पॉडकास्ट पे कासिम नज़ीर। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कासिम वक़्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, आपसे जानूँगी आज हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करेंगे, मुख्तलिफ मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहला जो आज का टॉपिक रहेगा जैसे कि आप सब दर्शकों को मैं एक बार बताना चाहूँगी कि कासिम कश्मीर से सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी सोशल इश्यूज़ पे इन्होंने काम किया है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और आज इन्होंने जो है इनका एक इवेंट हुआ इन्होंने कहाँ से इनको किसने सपोर्ट किया, इनसे जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से एज़ अ कश्मीरी इनको कैसा सपोर्ट देखने को मिला और ओवरऑल वो जो इवेंट है किस बेसिस पे हुआ, क्या मकसद था, क्या रीज़न था उस इवेंट का? सबसे पहले कासिम आपसे जानेंगे आज के इवेंट के बारे में, आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बता दें। थैंक यू सो मच। पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मेरे को इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बधाई दी, इधर पे आने का मौका दिया। तो रही बात जो हमारा आज इवेंट था वो G20 की अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पे था। तो जी, उसमें यही सब था कि G20 के बारे में जो भी कश्मीर में अफ़वाहें या मिसकंसेप्शंस जो अभी तक फैल रही हैं, तो उनको काउंटर करना और वो चीज़ दिखाना कि जो चीज़ हकीकत में सही है G20 के बारे में, कि किस तरीके से हुँ, G20 हमें फ़ायदा दे सकता है, क्या-क्या G20 के फ़ायदात हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ 20 के आने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमें और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है इन सब से। तो ये हमने एसएसएम कॉलेज में आज किया था। एसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो हुँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी अच्छे ब बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे से समझा, उनने भी वापस वहाँ से क्वेश्चनिंग किया। काफ़ी अच्छे जी, तरीके से उनका भी रिस्पॉन्स रहा और वो भी काफ़ी खुश रहे कि इस तरीके का भी प्रोग्राम हो सकता है और G20 के बारे में और इतना खुश थे वो कि G20 इतना बेटरमेंट ला सकता है हमारी सोसाइटी के लिए, जो चीज़ उनको अभी तक पता नहीं थी। तो यही प्रोग्राम था आज हमारा, वॉइस ऑफ यूथ ने किया था ये प्रोग्राम। तो ये हमारा आज एसएसएम में प्रोग्राम हुआ था रिगार्डिंग G20। देखिए, अगर प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो आए दिन जो है आप भी जानते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के नाम पे किस प्रकार से प्रोपेगेंडे चलाते हैं। उनका ये मानना है कि कश्मीरियों को कोई भी सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो आपसे जानेंगे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, सरकार से कैसा सपोर्ट दिखाई देखने को मिला? बिकॉज़ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने में एक ह्यूज टीम की ज़रूरत होती है। तो आपसे जानेंगे क्या से क्या सपोर्ट, क्या से क्या रिस्पॉन्स एडमिनिस्ट्रेशन से दिखाई देखने को मिला? ओवरऑल रिस्पॉन्स जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से मिला काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये हमारे एनजीओ ने ऑन अपने बेसिस पे खुद किया है। वी हैव डन दिस हुँ, बाय आवरसेल्फ क्योंकि ये मेरे को नहीं लगता कि ये सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है G20 की अवेयरनेस करना, बल्कि ये हमारे एक आम नागरिक की, हमारे एनजीओज़ की या जो हमारे बाकी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी तरफ से जितना हो सके उतनी कोशिश करें और इसको काफ़ी हद तक फैलाएँ कि कितना बेटर हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि ये कोई गलत चीज़ है G20 या इसके नुकसानात हमारे पे कुछ होंगे। तो जिस चीज़ से बेटरमेंट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि हमें देखना पड़े पहले कोई सपोर्ट मिले, हमें नहीं मिले। आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए उस चीज़ को बढ़ावा देने की। बाकी ओवरऑल हमेशा सपोर्ट रहा है, कॉलेज की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। कॉलेज ने भी हमारे काफ़ी एक्सपेंसेस में हेल्प की। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफ़ी हेल्प रही हमें या हमारा जो सिक्योरिटी रीज़न्स थे उस जगह के वो भी हमारा थ्रू पुलिस काफ़ी अच्छे से हो गया, विद कोऑर्डिनेशन हो गया। तो ओवरऑल हुँ। सपोर्ट हमेशा रहा है और सपोर्ट अच्छा ही रहा है उनकी तरफ से। तो जो ये प्रोग्राम था तो इस पे मेरे को लगता है कि हर किसी की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स ही आया है। चाहे वो कॉलेज हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, तो सबका हमेशा मुझे लगता है कि अच्छा ही रिस्पॉन्स रहा है इस चीज़ को लेके। देखिए, आपसे और एक बात जानना चाहूँगी चूँकि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में G20 के खिलाफ जो कि कश्मीर में समिट होने जा रहा है 22 मई को।
तो कई जी। प्रोटेस्ट हुए, कई एहतजाज हुए पाकिस्तानियों का, जहां पे ये मानना था कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पे G20 नहीं होना चाहिए। कई इल्जाम आयद किए हमारे देश पे, इंडियन गवर्नमेंट पे, कि ऐसे कश्मीरियों के साथ जुल्म किया गया, कश्मीर एक डिस्प्यूट है, हम्म, कश्मीर में G20 समिट नहीं होना चाहिए, वो ये कश्मीर को सोने की चिड़िया समझा जाता है इंडिया में। इसीलिए ये फिलहाल के लिए ये डेवलपमेंट्स दिखा रहे हैं, बिकॉज इन लोगों का कुछ प्रोपेगेंडा है, ये लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते। एज ए कश्मीरी आपको क्या लगता है, आप क्या विचारधारा रखते हैं, क्या जवाब देना चाहोगे आप पाकिस्तानियों को? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जैसा भी और जो भी बताया जा रहा है, ये सब बेबुनियाद और इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हम्म। अगर हम जी ट्वेंटी को अगर हम एक बार समझे तो जी ट्वेंटी पहले है क्या? जी ट्वेंटी हम्म। एक समिट है जो सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, इन सब चीज़ों के लिए एक प्लानिंग करती है, या एक जी। हम कह सकते हैं आइडियाज़ प्रोवाइड करती है। तो इस चीज़ से और बाकी चीज़ों का तो मेरे को नहीं लगता कोई आपस में कोई कनेक्शन है। अगर हम्म। हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक बूस्ट हो सकता है थ्रू जी ट्वेंटी, हमारा लैंड बूस्ट हो सकता है, हमारा टूरिज्म बूस्ट हो सकता है, तो इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम होगी, मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही। ये तो ओवरऑल लेकिन क्या कश्मीर के लिए लगता है आपको काफी एज ए ज्यादा बेटर कश्मीरी, है। बिकॉज आप भी ये चीजें बेबुनियाद समझते हो और आप भी जानते हो कि एक प्रोपेगेंडा है, तो एज ए कश्मीरी आपको क्या लगता है, क्यों बार बार पाकिस्तानी एक कश्मीरी का नाम यूज करके कश्मीरी को बदनाम करते हैं, इंडियन कश्मीर को बदनाम करते हैं, एक इंडियन कश्मीरी को बदनाम करता है? क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या पर्पज हो सकता है उनका? देखिए, पर्पस हमेशा से मेरे को इतना लगा है कि जो चीज़ वो समझ नहीं आता उनका पहले तो है क्या मुद्दा और मकसद, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि जो उनको कश्मीर से मिलना है, या हम्म। हम उनको कुछ दे रहे हैं, या कोई ऐसा कोई रीज़न हो, सॉलिड रीज़न। वैसा तो कोई चीज़ है नहीं। मेरे को लगता है ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं जो वो अपनी अंदरूनी भड़ास निकालने के लिए हमें कश्मीर को एज़ यूज़ हो रहे हैं। तो और ऐसे कोई ओवरऑल ऐसा तो कोई सॉलिड चीज़ है नहीं, ना ही आज तक ऐसा कोई चीज़ हुआ है। हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, हमने भी चीज़ें खुद देखी हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आ गए हैं, बात करने आ गए हैं तो बस दैट इज़ इट। हमने भी चीज़ें हम्म। नोटिस की हैं, जब हमने भी देखा कि नहीं, इफ़ अगर कोई सॉलिड रीज़न होता तो चीज़ का बात करने का भी कुछ बनता लॉजिक। लेकिन अगर कश्मीर इज़ हैप्पी विद इंडिया, तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एवरी टाइम कि आप हमें बताओ कि नहीं जी वो खुश नहीं है, नहीं जी वो ऐसे नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे को नहीं लगता कोई सॉलिड रीज़न या कोई ऐसा चीज़ है, ये सब बेबुनियाद चीज़ है जिस पे वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये उनका अपना कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसे हमारे लिए तो कोई बेटरमेंट का ऐसा कुछ है नहीं। मेरे को लगता है बीइंग इन इंडिया हम ज़्यादा बेटर रहेंगे देन इन पाकिस्तान, क्योंकि अभी सबको पता है उनकी खुद की हालात कैसी है, उनके कितना इकोनॉमिकल क्राइसिस हो चुके हैं अभी तक, या उनका एक्स प्राइम मिनिस्टर जो खुद अपने घर पे सेफ नहीं है, जिसके साथ इतनी हम्म। हालातें खराब हो चुकी हैं। तो वो उस जिस कंट्री जैसा अभी हमारे लिए क्या कर सकता है, जहाँ पे लोग दाल रोटी के लिए इतना तरसते हैं, जहाँ पे एक टाइम का रोटी मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो अभी के टाइम पे हमारे को क्या हेल्प कर सकते हैं, और वो हमारे लिए क्या बेटरमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो मुझे नहीं हम्म। लगता कोई ऐसा कुछ सॉलिड चीज़ है जिस पे ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, आपने अभी-अभी पाकिस्तान की बात छेड़ी कि जिस प्रकार से वो वहाँ पे हालात, वहाँ पे नासाज़ा है, पीओके में क्या हाल है, कैसे लोगों पे ज़ुल्म किया जाता है, बलूचिस्तान, गिलगित या फिर पीओके के लोगों में, माइनॉरिटीज़ के साथ किस प्रकार से ज़ुल्म हो रहा है, किस प्रकार से वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पे सिर्फ़ इस्लामिक लोग हैं। जो कि हुँ। इस्लाम को, जो कि एक ही रिलीजन को बढ़ावा देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें कि यूजुअली वो ताक झाक जो है बाकी मुल्कों में करते हैं, इंडिया की मुखालफत में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके अपने मुल्क की हालात है, क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे एज एन इंडियन कश्मीरी पाकिस्तानी अवाम को, या उनके जितने भी डिप्लोमेट्स, उनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स ऊपर बैठे हैं? मैं पहले तो उनको यही एक चीज़ मैसेज देना चाहूँगा, जब अपने मुल्क की हालात ठीक ना हो, तो दूसरों के चीज़ों में टाँग अड़ाने से कुछ नहीं निकलेगा। अगर हुँ। वो अपने पहले मुल्क की हालात ठीक करेंगे, तभी जाके वो किसी और के बारे में सोच सकते हैं। जब आज इंडिया एक ऐसे मुकाम पे है, तब जाके उसने पिछली बार टर्की में क्राइसिस के टाइम टर्की को हेल्प की। अगर वैसा हुँ। सिचुएशन है जिसमें जिसमें कंट्री एक खुद कहीं पे एस्टैब्लिश ना हो, कहीं पे उसका कोई वैल्यू ना हो, तो बाकी जगह हुँ। ताक झाँक करने से पहले तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं।
ये उनका अपना हुँ, नुकसान है, साथ ही जो उनका अभी तक का जितना भी नुकसान हुआ है, मुझे लगता है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से ही हुआ है। और जो वो हुँ, यहाँ पे चीज़ें आगे पीछे की कर रहे हैं, इससे बेहतर अगर उन्हें अपने ही मुल्क पे पहले ध्यान दिया होता, तो मुझे नहीं लगता कि आज इतनी बुरी हालत हो गई होती पाकिस्तान की, जो उनको इंटरनली जो इतनी बुरी हालात हैं कि अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कुछ पता नहीं, फिर अपना एक्स प्राइम मिनिस्टर कभी खराब निकलता है, तो कभी करंट वाला प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केसेस चालू हो जाते हैं। तो मेरा हुँ, उनको मैसेज यही रहेगा कि आप अपने पहले मुल्क की तरक्की कीजिए, आप अपने मुल्क को सुधारिए। आप देखिए पहले आपके मुल्क में ही कितनी गद्दारियाँ हो रही है, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो हुँ, रही है, कितने सारे हुँ, केसेस हो रहे हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं या कितने सारे पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो बिक चुके हैं। कभी वो बंदा किसी एक पार्टी के साथ होता है तो अगले दिन दूसरी पार्टी के साथ, हुँ, कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ कोई केस निकलता है तो कभी अगला आर्मी चीफ के खिलाफ केस निकलता है। तो मेरे को तो नहीं लगता ऐसा अभी तक कोई उनका हायर ऑफिशियल हो जो अभी तक क्लीन चिट हो, जिसके खिलाफ कोई भी ऐसा अगर रिपोर्ट ना हो, जिसके खिलाफ कोई भी न्यूज़ ना हो, जिसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके का कोई केस ना हो। तो उनको चाहिए कि वो पहले अपने मुल्क पे ध्यान दें, अपने मुल्क की तरक्की करें, उसको एक स्टेज पे ले आएँ, उसको एक डेवलपमेंट के लिहाज में ले आएँ। उसके बाद ही अगर वो किसी और मुल्क के साथ बात करें या और मुल्क के साथ कोलैब करें या किसी भी तरीके का उनकी हेल्प करना चाहें, तो उसके बाद वो चीज़ें देखी जा सकती है। उस मुल्क से क्या चीज़ हम माँग सकते हैं या क्या चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं जो अभी खुद उम्मीद पे ज़िंदा है। तो मुझे लगता है उनको हुँ। इस टाइम काम करना चाहिए कि उनको अपने ही मुल्क पे ध्यान देके और अपने ही मुल्क के मफ़ाद के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि मैं भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों से बातचीत करती हूँ, बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ में जाती हूँ, तो वहाँ से मुझे सिर्फ़ एक ही रिस्पॉन्स दिखाई देखने को मिलता है कि आप लोग सिर्फ़ पाकिस्तान को टेररिज़्म के जितने भी वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो सिर्फ़ पाकिस्तान को ही टारगेट क्यों किया जाता है? एज़ अ कश्मीरी आपको क्या लगता है कि बार-बार पाकिस्तान को ही क्यों? क्योंकि रीज़न आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, लेकिन ख़ैर हमारे जितने जी। दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, आप उनको अवेयर कराएँ कि व्हाई ओनली पाकिस्तान? पाकिस्तान का इसके पीछे कैसे हाथ हो सकता है? आप थोड़ा उनको अवेयर कराएँ। देखिए, अगर हम टेररिज़्म की बात करें, तो टेररिज़्म जो है यहाँ का, वो क्यों कहा जाता है हर बार कि वो डन बाय पाकिस्तान है या पाकिस्तान उसके पीछे है? क्योंकि काफ़ी यहाँ के जो टेररिस्ट हैं, जैसे सलाउद्दीन है, वो भी कहाँ रिज़ाइड कर रहे हैं? वो भी पाकिस्तान में रिज़ाइड कर रहे हैं। वो हुँ, वहाँ पे आईएसआईएस चला रहे हैं और हुँ, यहाँ पे जितनी भी तंज़ीमें हैं रिलेटेड टू टेररिज़्म, वो सब वर्क करती हैं अंडर आईएसआईएस, जो कि हुँ, एस्टैब्लिश्ड है इन पाकिस्तान। तो ये इसमें ज़्यादा लॉजिक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब चीज़ें कर कौन रहा है। जिस मुल्क ने इतना सब कुछ उस चीज़ को प्रोवाइड किया, उसका हेडक्वार्टर्स है वहाँ, उनके ब्रांचेज़ हैं वहाँ अलग-अलग स्टेट्स में, और यहाँ पे भी जो चीज़ें हुई जा रही हैं, उसका भी वो ज़िम्मेदारी ले लेते हैं खुद भी। तो इतना सब कुछ होने के बाद मेरे को नहीं लगता किसी इसमें कोई लॉजिक लगाना है या किसी को कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें कर हुँ, कौन रहा है और क्या कर रहा है। ये जी। एकदम कॉमन चीज़ है कि ये जो चीज़ें की जा रही हैं, ये बाय पाकिस्तान ही किए जा रहे हैं। आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि आप एक इंडियन कश्मीरी हैं और इंडिया भी डेवलप करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, इकोनॉमिकली स्टेबल पावरफुल नेशंस में से हुँ। 2030 में अगर बात करें तो 2030 की प्रेडिक्शंस है कि इंडिया 3rd नंबर पे आएगा। तो वहीं बात करें बाकी डेवलपमेंट्स की, G20 हो रहा है, पहली बार इंडिया प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, इतिहास रचने जा रहा है, कश्मीर में इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। और वहीं बात करें दूसरे तरफ से पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का भी आप सिनेरियो देख चुके हैं। पाकिस्तान का सिनेरियो इस टाइम पे हर एक देशवासी और हर एक वर्ल्ड के जितने भी अवाम है वो देख रही है। क्या लगता है आपको कि उनकी पॉलिटिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में, इन कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करें इंडियन पॉलिटी एंड पाकिस्तानी पॉलिटी, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है जिस वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाता चला जाता है और इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है? हाँ, ये काफ़ी एक अच्छा सवाल है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे प्रोवाइड हो सकती है हमारे लोगों को। पहली बात, जो डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में चलती है, दैट इज़ फार बेटर देन द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब वो किस तरीके से है, क्योंकि जैसे हमारा यहाँ होता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं या हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं,
उनके पास मेजॉरिटी पावर जो होती है वो उनके पास रहती है और पार्लियामेंट में रहती है। जो भी चीज़ होती है वो थ्रू हुँ, पार्लियामेंट और थ्रू अलग-अलग हर किसी के ओपिनियन के साथ होती है। लेकिन अगर हुँ, बात की जाए पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की, बोलने को वो डेमोक्रेसी है लेकिन लगता तो ऐसा है नहीं कि वो डेमोक्रेसी सिस्टम है। क्योंकि वहाँ जी। पे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावर वहाँ के आर्मी स्टाफ को है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को है। हुँ, वो चीफ ऑफ हुँ, आर्मी स्टाफ कभी भी कुछ भी कर सकता है विदाउट एनी परमिशन, विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट और पीएम। उसको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि क्यों इंडिया की डेमोक्रेसी फार बेटर है पाकिस्तान से। और रही जी। बात अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो अगर हम पाकिस्तान की पहले पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो अभी हम देख रहे हैं जैसे नवाज़ शरीफ है। तो हुँ, नवाज़ जो पुराने ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, या शरीफ फैमिली के कितने प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, या बिलावल भुट्टो है या बेनज़ीर भुट्टो है, या उनके फैमिली के कितने आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं। तो और उनकी तरफ अगर हम एक नज़र देखें, अगर उनके बारे में थोड़ा पढ़ें, सोचें, सुनें, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा, एवरीबॉडी हैज़ डन करप्शन। वहाँ हुँ, हर एक पॉलिटिकल ने हर एक ऐसा कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं रहा है जिसने अपने मुल्क को खुद नहीं लूटा है। हुँ, कितना इन ओवरसीज़ बैंक कितना इनका पैसा पड़ा हुआ है। इनकी कंट्री उतनी वैल्यू नहीं रखती जितना उनकी वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के पास बैंक बैलेंस है। उतना इनकी कंट्री भी वैल्यू हुँ, नहीं रखती आज के टाइम पे। तो हुँ, मेन चीज़ यही है कि ये वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि गलत तरीके पे चल रहा है, इस तरीके से कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से किसी के स्टेबल नहीं है, वहाँ कोई लोगों के लिए नहीं है, वहाँ सब अपने निजी मुफ़ाद के लिए, अपने खुद के एडवांटेजेस के लिए कि हमें किधर से फ़ायदा होगा, किस सिस्टम पे फ़ायदा होगा, हमें इमरान खान फ़ायदा देगा तो इमरान खान के साथ, अगर हमें नवाज़ शरीफ फ़ायदा देगा तो नवाज़ शरीफ के साथ, जहाँ से उनको पैसा मिलता है वो वहाँ चले जाते हैं, या जहाँ से पावर हुँ, क्रिएट हो उनके। रही बात हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे ऐसे ही बात करूँगा जैसे हमारे यहाँ पे जो यंग लीडर, मैं कश्मीर की बात करता हूँ पहले तो हुँ, मीर जुनैद साहब, वो अभी जी। पॉलिटिकल सिस्टम में तो कुछ है नहीं, ना ही उनके पास अभी कोई हुँ, पॉलिटिकल पावर है, ना ही ऐसा कोई चीज़ है कि जिन चीज़ों पे हम कह सकें कि हाँ जी, वो पैसा ले रहे हैं। तब भी अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में उनने कितने काम किए। उनका पिछले हुँ, 1 महीने से आप देखिए कितने लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं, कितने लोगों को वो आसरा दे रहे हैं, कितने लोगों को उनने काफ़ी जगह पे स्टेबल कराया लाइफ में। तो वो जी, चीज़ बिल्कुल। हमारे जो सिस्टम है वो सबसे अच्छी है। या हमारे मोदी जी को देखा जाए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनने कितना हुँ, काम किया, कितना करप्शन कम किया, डिजिटलाइज़ेशन कराई उनने, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स उनने सबसे ज़्यादा कराया। डिमोनेटाइज़ेशन इसलिए हुआ था ताकि जिनके पास भी ये ब्लैक मनी हो वो सब खत्म हो जाए। डिमोनेटाइजेशन का वही चीज़ सबसे मैटर था। हुँ, अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट होता तो ये डिमोनेटाइजेशन कभी नहीं होती, क्योंकि अगर एग्ज़ैक्टली। हमारे वाले चोर होते तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो ये सबसे मेन मेन फ़ायदा जो है, मेन एडवांटेज जो है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की यही है कि यहाँ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी लोग बैठे हैं, दे वर्क फॉर द पीपल, नॉट फॉर द मनी। हुँ, तो वो चीज़ हुँ। जो है वो डिफरेंशिएट करती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को फ्रॉम पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम। एग्जैक्टली कासिम एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ आवर कंट्री दैट इज व्हाई इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है यहाँ पे हर रिलीजन के लोग जो है मिलजुल के रहते हैं और हमारी कंट्री जो है आगे ग्रो भी करेगी और ग्रो भी कर रही है आपसे लास्ट में जानना चाहेंगे अपनी इंडियन जनता के लिए अपने इंडियन भाई बहनों हुँ। के लिए कोई मैसेज आप ड्रॉप करना चाहोगे अपने इंडियन भाई-बहनों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी मतलब ऐसा सोचता है, जैसे कश्मीर, अगर मैं पहले कश्मीर की बात करूँगा सबके लिए, काफ़ी लोगों के ज़हन में अभी भी काफ़ी चीज़ें होती है कश्मीर को लेके। तो एज़ अ कश्मीरी, एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट मैं सबसे यही कहूँगा कि कश्मीर जैसा दिखाया जाता है बाकी जगहों पे, जैसा बाहर पाकिस्तान दिखाता है या बाकी जगहों पे दिखाया जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जी कश्मीर एक काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ आइए, यहाँ की ह्यूमैनिटी देखिए, यहाँ पे देखिए किस तरीके के आपको लोग मिलेंगे, किस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। ऐसा जैसा हम देखते रहते हैं कि पाक यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है, अब यहाँ बंद है। मेरे को नहीं लगता ना ऐसा कभी होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ बंद हुई हो।
या यहाँ पे कोई सरेआम अटैक्स होते हो, तो मैं अपने भाई-बहनों को इंडियन भाई-बहनों को यही चीज़ बताऊँगा कि आप आइए, हमारे पास आइए, कश्मीर आइए, खुद भी देखिए एक बार। सिर्फ़ हमारी बातों पे मत आइए, अभी भी काफ़ी लोग जो आते हैं, वो भी यहाँ से लेके जब जाते हैं, तो वो भी काफ़ी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देते हैं वहाँ पे बाहर। और लास्ट में मैं इन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम हमेशा से आपके साथ थे, हम आगे भी हम आपके साथ ही हैं और हमेशा से इंडिया का एक पार्ट रहेंगे और हमेशा रहेंगे भी। चलिए कासिम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को बहुत सारी रियलिस्टिक बातों से आगाह कराने के लिए। एक बार फिर से पाकिस्तानियों के लिए तमाचा है, जिस प्रकार से मैं हर बार जो है डिबेट्स में कश्मीरियों को लाती हूँ, इंडियंस को लाती हूँ, किस प्रकार से वो जो है एक रियलिस्टिक स्टोरी कश्मीर की बयान करते हैं। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं जो है कश्मीर का रियल सिनेरियो, रियल फेस आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, आप देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।